हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 34 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी फर्स्ट 22 क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज के हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज का TS गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का हम आज उसे जो है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 30 और पार्ट 31 नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डेप्रीसिएशन का पॉइंट है। हम डेप्रीसिएशन को किस तरह से ट्रीट करते हैं और मैंने पार्ट 30 और 31 में जो है वो डेप्रीसिएशन के ट्रीटमेंट्स समझाए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें और उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। पार्ट 30 और 31 के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में बताया गया है मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on 1st April 2019 was 9,60,000 and on 31st March 2020 was 1,050,000. 10,50,000 जो है वो आपको 31st मार्च को वैल्यू दी गई है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 45,000 विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 30,000. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से सब पहले आपको चेक करना है कि आपको डेप्रीसिएशन का कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि हम डेप्रीसिएशन का एक ही ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको ट्रीटमेंट नंबर 1 यूज करना है या ट्रीटमेंट नंबर 2 यूज करना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही जो है एक हिंट दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st अप्रैल। आपको रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो दी गई है एसेट की। ट्रीटमेंट नंबर 1 की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया है कि हम ट्रीटमेंट नंबर 1 डेप्रीसिएशन का तब यूज करते हैं जब हम अपना जो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से आपको जो है वो हिंट मिल गया कि आपने ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पर यूज करना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी आपको गिवन नहीं है। तो जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट मीन्स आपको वहां पर ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है डेप्रीसिएशन का, जो हमने पार्ट 30 में समझा है, जिसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट का, वो वाला ट्रीटमेंट आपको जो है वो यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है ऑन 1st अप्रैल 2019 को आपको वैल्यू दी गई है 9,60,000। 1st अप्रैल 2019 ये हमें हमारी ओपनिंग वैल्यू दी गई है एसेट की, ठीक है। और जो ये 31st मार्च 2020 है ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है हमारे एसेट का। तो चलिए अब हम अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में जो है वो नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, तभी आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी हमारा एक एसेट है, तो इट मीन्स ये डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 9,60,000। उसके बाद हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको दिया गया है 10,50,000। अब आपको सबसे पहले जो नेसेसरी एडजस्टमेंट दी गई है आपकी एसेट से रिलेटेड, आपको सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने एसेट का कुछ पार्ट बेचा है, तो इट मीन्स हमें बेचने पर प्रॉफिट और लॉस जरूर होगा। तो हमें उस प्रॉफिट एंड लॉस की जो सबसे पहले वैल्यू है उसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था लास्ट पार्ट 30 में भी और 31 में भी, हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिसे हमने सेल करना है। उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन है बेचने वाले पार्ट के ऊपर, जिसे हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में आती है रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू एसेट की। फिर हम इस रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ, और फिर हम जो है वो फाइनली कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000 विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 30,000। हमने प्लांट सोल्ड किया है 45,000 का, इट मीन्स सेल वैल्यू आपको दी गई है 45,000 की, प्लस आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू है आपके एसेट की 30,000। अब आपको क्वेश्चन में ना ही कॉस्ट के बारे में कुछ गिवन है, ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ भी गिवन है, तो हम यहाँ पर जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू है और सेल वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर करके हम अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे अब एसेट की वैल्यू थी 30,000 और हमने उसे 45,000 के ऊपर जो है वो सेल कर दिया है। 30,000 की आइटम को हमने 45,000 पर बेच दिया है, इट मीन्स हमें जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट हमें हुआ है 15,000 का। अब चलिए, अब जो हमने यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट की हैं या जो गिवन थी, अब इन्हें हम अपने अकाउंट में जो है वो फिल करते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने के ऊपर, प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट हुआ है आपको 15,000 का, ठीक है। उसके बाद हम बाय वाली साइड भी कुछ आइटम्स इंक्लूड करते हैं, जैसे बाय बैंक सेल। सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने 45,000 की है। बाय वाली साइड हम एक लॉस भी लिखते हैं अगर हमें सेल करने पर लॉस हुआ है, बट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लिख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर सेल जो है वो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक अमाउंट या एक चीज और आती है जो है डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन। अब यहाँ जो डेप्रीसिएशन आती है वो हमेशा फॉर द ईयर आती है, जो हमारे पास पूरे साल की डेप्रीसिएशन होती है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा गया है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000। पूरे साल की जो डेप्रीसिएशन है वो है 35,000। आपको फॉर द ईयर लिखा हो, चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, उसका मतलब है कि आपको पूरे साल की जो है वो डेप्रीसिएशन दी गई है। और यहाँ आपको डेप्रीसिएशन दी गई है पूरे साल की 35,000। अब जो ये दोनों आइटम्स हैं, इन दोनों का कोई भी यूज नहीं होता है हमारे अकाउंट में, हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए होती हैं हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने यहाँ पर जो है वो इनको नील कर दिया। अब आपको चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो बैलेंस है या नहीं है, दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल है या नहीं है, क्योंकि जितनी आइटम्स हम डाल सकते हैं अकाउंट्स में हमने वो सारी जो है वो डाल दी है। तो अब अगर आप टोटल करें तो जो क्रेडिट साइड है वो उसका टोटल जो है वो ज्यादा है। क्रेडिट साइड का आपका टोटल है 11,30,000। अब चेक कीजिए डेबिट साइड जो है वो कितना बैलेंस कम है। डेबिट साइड जो है वो बैलेंस कम है 155,000 का। अब अगर हमारा 2 वाली साइड डिफरेंस बचता है हमारे एसेट के अकाउंट में, तो हम उसे डालते हैं। अब या इस साइड जो है वो एक ही आइटम बची है डालने वाली, जो है 2 बैंक परचेज, वो हमने यहाँ पर डाल दी है और ये अमाउंट आई है हमारी बैलेंसिंग फिगर, और हमारा जो ये अकाउंट है अब वो कंप्लीट हो गया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो अकाउंट है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, हमें इस तरह से बैलेंसिंग फिगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर आप हमेशा ध्यान रखें अकाउंट्स
दोनों साइड्स का जो है वो टोटल चेक करें। जिस साइड टोटल कम है आपको उस साइड जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो डालना है। जो आइटम रह गई है जिस साइड पर आने वाली आपको उसमें जो है वो बैलेंसिंग फिगर डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पर 2 बैंक परचेज में डाल दिया है, क्योंकि एक ही आइटम बची थी जिसे हम यहाँ पर और लिख सकते हैं, और हमने जो है वो उसमें अपना बैलेंस डाल दिया है। और हमारा जो ये अकाउंट है अब ये कंप्लीट हो गया है। इसे आप नाम दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए अब हम इसे जो है वो अपने फॉर्मेट में, या जब हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है उसमें अब हम इन आइटम्स को फिल कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। अब जब भी आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं परचेज और सेल ऑफ एसेट, या अगर हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया है या फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेज किया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। मैंने पार्ट 8 में क्या क्या आइटम्स यहाँ पर आती हैं ऑलरेडी समझाई हैं। अगर आपने पार्ट 8 अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उसे चेक जरूर करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, जब हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने इसमें कुछ परचेज भी करा है और हमने कुछ सेल भी करा है, तो हम इन्हें जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और हमने कुछ सेल भी करा है तो हमने यहाँ लिखा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये दोनों अमाउंट्स हमने कैलकुलेट करी हैं अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में, तो अब यहाँ पर इनका जो नंबर है वो ज़रूर मेंशन करें। अब देखिए अकाउंट में देखिए कि हमने परचेज कितने अमाउंट की करी है, वो हमने करी है 155,000 की, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है कि परचेज करने से हमारे कैश फ्लो के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ा है, इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। देखिए 155,000 का हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। जब भी हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से जो है वो हमारे कैश का आउटफ्लो होता है, हमारे जो बिजनेस है उसमें से पैसा बाहर जा रहा है, और जब भी हमारा पैसा बाहर जाता है तो हम उसे एज अ आउटफ्लो शो करते हैं, और जो आउटफ्लोज होते हैं हम उन्हें हमेशा नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करते हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद हमने सेल किया है प्लांट एंड मशीनरी को, सेल हमने किया है 45,000 का। अब देखिए सेल करने से हमारे फ्लोज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जब भी हम एसेट सेल करते हैं तो सेल करने के बदले हम कैश या पेमेंट रिसीव करते हैं। जब भी हम कुछ भी रिसीव करते हैं, ठीक है, वो हमारा एक तरह का इनफ्लो होता है, और इनफ्लो को हम हमेशा पॉजिटिव अमाउंट से शो करते हैं, क्योंकि इतना पैसा मेरे बिजनेस में आया है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है परचेज करने के टाइम आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, और सेल करने के टाइम जो है वो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। हमने शो करना है कि इन ट्रांजेक्शन्स का हमारे फ्लोज के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आया है। हमेशा ध्यान रखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपके अकाउंट्स में जितनी वैल्यूज होंगी आपको उन्हें जो है वो अपने फॉर्मेट में फिल करना है। अब आपको ये एडजस्टमेंट दी गई थी, आपको यहाँ से कुछ अमाउंट फिल नहीं करनी है। आपको जो है वो सिर्फ अपने अकाउंट में जो परचेज सेल आएगी आपको उसी को जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो अब सिर्फ यही 2 आइटम्स हैं जो यहाँ पर आनी है जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है। अब आपको इसे कंप्लीट करना है। इस फॉर्मेट को, फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, आपको इन दोनों को प्लस माइनस करके जो है वो अपने आउटर कॉलम में लिखना है। अब देखिए 115,000 जो है वो नेगेटिव का है और 45,000 जो है वो पॉजिटिव का है। जब हम इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
1,10,000 नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव की जो अमाउंट है वो बड़ी है, इसलिए प्लस माइनस करने के बाद जो साइन है वो बड़ी अमाउंट का, दैट इज नेगेटिव का रह जाएगा। और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आया है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखा है। अगर ये पॉजिटिव में आता तब हमने इसे लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर जो है वो साइन लगाना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फाइनल आंसर होता है वो गलत आता है। ज्यादातर पेपर में भी आपको जो क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हार्डली 3 से 4 चीजें ही आती हैं आपको सॉल्व करने के लिए। बस इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने अपना अकाउंट ठीक से बनाया है तो आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा, पर अगर आपने अकाउंट ही गलत बनाया है तो यहाँ की जो अमाउंट्स हैं वो भी आपकी गलत ही आएंगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपके अकाउंट्स अच्छे से जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपने किस तरह से उन्हें प्रिपेयर करना है, तो आप इजीली जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लर्नर्स, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको 23rd क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका डाउट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।